नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रित करने हेतु 15 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन को अब 31 मई तक आगे बढ़ाया गया है। यानी अब समूचे राज्य में आगामी 31 मई तक संचारबंदी एवं कोविड प्रतिबंधात्मक नियम लागू रहेंगे। इसी संचारबंदी के दौरान अमरावती जिले में लगातार अनियंत्रित हो रहे हालात के चलते स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा विगत 9 मई से आगामी 15 मई तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया था। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि 15 मई के बाद लागू होने वाले लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साग सब्जी व किराना के संदर्भ में सीमित स्वरूप में कुछ छूट दी जाएगी। इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा कल अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य में इससे पहले 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसकी मियाद 15 मई तक आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन इस दौरान कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा अब इस संचारबंदी की मियाद को 31 मई तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समूचे राज्य में कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। वहीं इस बीच अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिलाधीश द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेकर 9 मई की दोपहर 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक कड़ा लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके तहत किराना, साग सब्जी, फल व बेकरी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन चूंकि अब राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ा दिया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी इस नए आदेश को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी की जाने वाली नई अधिसूचना में किराना एवं साग सब्जी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के बारे में सीमित स्तर पर कुछ छूट दी जा सकती है। शहर पुलिस आयुक्तालय के मोटर परिवहन विभाग यानी एमटी सेक्शन में कार्यरत कुछ वाहन चालकों द्वारा पुलिस विभाग के बड़े वाहनों में भरे जाने वाले डीजल की कालाबाजारी की जा रही है। इस आशय का बेनामी खत पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के पास पहुंचा है, जिसके बाद सीपी डॉक्टर सिंह ने मुख्यालय के पुलिस उपायुक्त विक्रम साली को इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और डीसीपी साली ने एमटी विभाग के 5 कर्मचारियों को अपने कक्ष में बुलाकर उनके बयान दर्ज किए हैं, जिनमें एमटी विभाग के पीएसआई ढावले सहित वाहन चालक अशोक विरुलकर, अतुल केलाई, अरुण काले, विजय धुर्वे व योगेश गिरासे का समावेश रहा, जिनसे डीसीपी साली द्वारा पूछताछ की गई और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कोविड महामारी के चलते घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद शहर में रहने वाले नागरिक सुबह सवेरे टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिकों को पकड़कर पुलिस वैन में ठूंसते हुए पुलिस थाना परिसर में जमीन पर बैठाकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने पुलिस प्रशासन पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि क्या हम अपराधी हैं और क्या ऐसी सख्त कार्रवाई करने की वाकई जरूरत थी। गत रोज राहटगांव रोड स्थित वेलकम टी पॉइंट पर मॉर्निंग वॉक करने वाले कुछ लोगों को गाड़गेनगर थाना पुलिस द्वारा पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया और उनके खिलाफ संचारबंदी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस बात को लेकर कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ पोस्ट वायरल की जाने लगी। साथ ही ऐसी पोस्ट पर कई लोगों द्वारा पुलिस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली जाने लगी। इसी घटना को लेकर पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि विगत 15-16 माह से पुलिस महकमे के सभी अधिकारी व कर्मचारी कोविड संक्रमण का खतरा रहने के बावजूद अपनी जान की जोखिम उठाते हुए सड़कों पर खड़े रहकर ड्यूटी कर रहे हैं और नागरिकों से अपने अपने घरों पर रहने के साथ ही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करने हेतु कहा जा रहा है, ताकि कोविड की संक्रामक महामारी खत्म हो और हर कोई सुरक्षित रह सके। तमाम जरूरी उपाय करने के बावजूद संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही। इसी वजह के चलते सरकार एवं प्रशासन द्वारा कड़ा लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसका सभी के द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। किंतु पाया जा रहा है कि इन दिनों कई जिम्मेदार लोग पुलिस के कामों में मीन मेक व नुक्स निकाल रहे हैं, साथ ही प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति सहानुभूति दर्शा रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। ऐसे समय हम सभी ने पुलिस एवं प्रशासन के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, ताकि कोविड संक्रमण काल के दौरान प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बना रहे। साथ ही पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने शहर एवं जिला वासियों से भी आह्वान किया कि वे लॉकडाउन काल के दौरान प्रशासन की ओर से जारी नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें और प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करें।
कोविड की तीसरी लहर के खतरे की संभावना को भांपते हुए राज्य के हर जिले में 1000 बेड का चिल्ड्रन कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाए, जहां पर ऑक्सीजन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। इस आशय का आह्वान जिले की सांसद नवनीत राणा ने किया है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार से तैयारी में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि संकट आता भी है तो व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार रहें। कल एक वीडियो शेयर करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि WHO व केंद्र सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानकारी व गाइडलाइन के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर का आना संभावित है और तीसरी लहर में बड़े पैमाने पर बच्चे कोविड वायरस के संक्रमण में आ सकते हैं। ऐसे में बच्चों को इस बीमारी की चपेट में आने से बचाने के साथ ही संक्रमण की चपेट में आने वाले बच्चों के इलाज हेतु पहले से ही तमाम आवश्यक इंतजाम किए जाने चाहिए। आणि जे WHO आणि केंद्राची जी गाईडलाईन्स आणि हेल्थ मिनिस्ट्रीची जी गाईडलाईन्स येत आहे आणि जी इन्फॉर्मेशन येत आहे बाहेर की थर्ड वेव्ह हे येणार आहे आणि त्याच्यासाठी थर्ड वेव्ह मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आजपासून आपण तयारी थर्ड वेव्हची करून घेतली पाहिजे की येणाऱ्या काळामध्ये थर्ड वेव्ह मध्ये मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1000 बेडचा असा कोविड सेंटर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपण तयार केला पाहिजे। तिथे ऑक्सिजनची व्यवस्था बरोबर राहिली पाहिजे, तिथे व्हेंटिलेटरची सुविधा बरोबर राहिली पाहिजे। ती तयारी आजपासून आपण करून घेतली पाहिजे। देवाचरणी एवढीच प्रार्थना आहे की थर्ड वेव्ह कोणत्याही राज्यात कोणत्याही देशात येऊ नये, पण जर आली तर त्याची आधीच आपण तयारी करून घेतली पाहिजे। तेवढीच विनंती मी राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला विनंती करीन, त्याची तयारी आजपासून आपण सुरू केली पाहिजे। आणि सगळे मुलांचे आई वडिलांना सुद्धा मी विनंती करते की आपल्या मुलांना घरी ठेवा, सेफ ठेवा, सुरक्षित ठेवा, कारण थर्ड वेव्ह हा मुलांसाठी खूप काही चांगली नाही राहणार आहे, म्हणून आपल्या मुलांना सेफ ठेवा। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 37वां दीक्षांत समारोह आगामी 29 मई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन पद्धति से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के मार्गदर्शन में इस दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू की गई हैं। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। साथ ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह में विद्यापीठ द्वारा 271 संशोधकों को आचार्य पदवी बहाल की जाएगी। साथ ही अन्य शाखाओं की पदवी विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा दी जाएगी। साल भर में 3.5 महत्वपूर्ण मुहूर्तों में से एक अक्षय तृतीया को भी बेहद महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त पर लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर सोने चांदी के गहनों व वाहनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोविड संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन की वजह से सराफा बाजार को बंद रखा गया है। ऐसे में अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर सराफा बाजार सन्नाटे के साए में रहेगा। हालांकि इस बार ग्राहक सोने व चांदी की ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे, जिसके लिए कई सराफा व्यवसायियों ने अपनी ओर से तमाम आवश्यक तैयारियां पूर्ण की हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भले ही अक्षय तृतीया के पर्व पर इस बार हर वर्ष की तरह जमकर आर्थिक लेन देन न हो, लेकिन फिर भी 25% तक ग्राहकी हो सकती है। इन दिनों जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना सुबह 4 बजे से कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने हेतु कतारें लग रही हैं और अधिकांश केंद्रों पर सैकड़ों नागरिकों द्वारा की जाने वाली भीड़भाड़ की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीकाकरण केंद्र अब कोविड संक्रमण केंद्र बनते जा रहे हैं। विगत कुछ दिनों से लगभग सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर नियोजन का बड़े पैमाने पर अभाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इन केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के इच्छुक नागरिकों की अनावश्यक भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है। शहरी केंद्रों पर भीड़ बढ़ने की वजह से कई लोग अब ग्रामीण क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की ओर दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों पर भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ और लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां पर लोगों द्वारा निश्चित शारीरिक दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ऐसे में इस भीड़भाड़ में यदि कोई व्यक्ति असिम्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव रहा तो उसकी वजह से अन्य लोगों के कोविड संक्रमित होने का खतरा पैदा हो सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद पेट्रोलियम पदार्थों में एक बार फिर दर वृद्धि देखी जा रही है। लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद गुरुवार को पेट्रोल की दरें 99 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंची है और अब पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर होने से महज कुछ पैसे दूर है। वहीं डीजल की दरों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और डीजल ने 90 रुपये के स्तर को पार कर लिया है। इस समय डीजल 91 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा है। विगत लंबे समय से पेट्रोल के 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचने और डीजल के 90 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार करने के कयास जताए जा रहे थे, जिसमें से डीजल की दरों ने उन कयासों को सही साबित कर दिया है। वहीं पेट्रोल इस समय 100 रुपये के मुहाने पर पहुंच चुका है।
अमरावती में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए आवश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का कल शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा की गई छापामार कार्रवाई में पर्दाफाश हुआ था। इस मामले में सरकारी वैद्यकीय विभाग से जुड़े 6 लोगों पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के बाद कल रात डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय में अटेंडेंट पद पर कार्यरत विनीत फुटाने को भी हिरासत में लिया है। विनीत के पास से हेट्रा कंपनी के 2 रेमडेसिविर वायल जब्त किए गए हैं। ऐसे में अभी इस रैकेट में कुल 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से रेमडेसिविर मामले की कालाबाजारी का पता लगाने हेतु स्वतंत्र जांच शुरू की गई है। साथ ही पुलिस विभाग की ओर से भी इस मामले की अलग से जांच की जा रही है। मामला कोरोना मरीजों के इलाज से संबंधित रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ा रहने के कारण पुलिस ने अब जांच में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की मदद भी ली है। आज सुबह पुलिस मुख्यालय में अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के दवा निरीक्षक मनीष गोतमारे को चर्चा के लिए बुलाया गया था। इस समय पुलिस ने उन्हें पत्र देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण का रिकॉर्ड मांगा है, जिससे इंजेक्शन पर अंकित बैच नंबर ही अब इस समूचे मामले की पोल खोल करेगा। इसी बीच मंडल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार तिवसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत तिवसा में भी कोविड सेंटर चलाया जाता है और पिछले माह जब तिवसा तहसील अंतर्गत कोविड संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा था, तब तिवसा पीएचसी में भी कोरोना संक्रमितों पर इलाज किए जा रहे थे। इस दौरान सरकारी कोटे से इरविन अस्पताल के जरिए डॉक्टर पवन मालसुरे के नाम 54 रेमडेसिविर इंजेक्शन उठाए गए थे, जिसकी जानकारी इरविन अस्पताल के रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस मसले को लेकर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई के लिए शहर पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की बेहद सघनता के साथ जांच की जानी चाहिए और इस रैकेट में शामिल हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कोविड जैसी संक्रामक महामारी काल के दौरान कुछ लोगों द्वारा पैसों की लालच में आकर रेमडेसिविर जैसी जीवनावश्यक दवाई की कालाबाजारी किए जाने को विधायक सुलभा खोड़के ने अमानवीय व असंवेदनहीन मामला बताया। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इन दिनों कई संवेदनहीन लोग मौके का फायदा उठाते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही इस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त व कड़ी कार्रवाई की जाए। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि गत रोज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की वजह से पुलिस ने सभी 6 आरोपियों के लिए एमसीआर मांगा, जबकि एक पॉजिटिव आरोपी को छोड़कर अन्य 5 आरोपियों के लिए पीसीआर मांगा जाना था। अतः इस मामले में लिप्त रहने वाले 5 आरोपियों को एमसीआर की बजाय पीसीआर में रखा जाना चाहिए और उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ करते हुए इस रैकेट से संबंधित पूरी जानकारी हासिल की जानी चाहिए। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े ने जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त सभी आरोपियों का पीसीआर लिया जाए। राजेश वानखड़े के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण से संबंधित पूरे अधिकार जिलाधीश के पास होते हैं। ऐसे में जिलाधीश द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए आरोपियों को पीसीआर में रखे जाने के संदर्भ में प्रयास किए जाने चाहिए। कोरोना की संक्रामक महामारी से निपटने के साथ ही इन दिनों महानगर पालिका प्रशासन बारिश पूर्व कामों में जुट गया है। मनपा के अतिक्रमण विभाग को नाला सफाई के लिए प्रशासन द्वारा 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसी बीच आज महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े ने मनपा के अधिकारियों के साथ अंबा नाले को भेंट देकर बारिश के मौसम के दौरान इस नाले में आने वाली बाढ़ से निर्माण होने वाली स्थिति का जायजा लिया। साथ ही प्रशासन को मानसून पूर्व काम तय समय के भीतर निपटाने के निर्देश भी दिए। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निराधारों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत जिले के 8,149 लाभार्थियों के खाते में 2,41,61,200 रुपए की सहायता राशि हाल ही में जमा की गई, जिसकी वजह से लॉकडाउन काल के दौरान सभी निराधारों को काफी हद तक आधार मिला है। इसके साथ ही अन्य लाभार्थियों के बैंक खातों में भी जल्द ही अनुदान की राशि जमा की जाएगी। गत रोज अमरावती संभाग को राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन के 62,000 डोज उपलब्ध कराए गए, जिसमें अमरावती जिले के हिस्से में 16,200 वैक्सीन की खेप आई। वहीं अकोला जिले को 10,000, बुल्ढाना को 17,300, वाशिम को 6,000 तथा यवतमाल जिले को 12,500 वैक्सीन की खेप प्राप्त हुई। इसके साथ ही संभाग को अब तक मिली कोविशील्ड वैक्सीन की संख्या 12,46,700 हो चुकी है। वहीं संभाग को अब तक कोवैक्सीन के 3,15,210 डोज प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक अमरावती
के संभाग के 5 जिलों हेतु कुल 15,61,910 प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की खेप प्राप्त हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए अकोला स्थित विभागीय लस भंडार के वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी राजेंद्र इंगले द्वारा बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड व कोवैक्सीन की खेप लगातार उपलब्ध कराई जा रही है और स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय द्वारा संभाग के सभी जिलों की स्थिति व जरूरत को देखते हुए वैक्सीन का जिला निहाय वितरण किया जा रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती जाएगी वैसे वैसे सभी जिलों को वैक्सीन की आपूर्ति की जाती रहेगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ व परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा इस वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार 14 मई को सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में भव्य प्लाज्मा दान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय सुमित शर्मा की स्मृति में आयोजित किए जा रहे इस शिविर में प्लाज्मा दान करने के इच्छुक लोगों के प्लाज्मा सैंपल की जाँच करने हेतु गुरुवार 13 मई को राजापेट परिसर स्थित दीपार्चन हॉल में विशेष कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें प्लाज्मा दान करने के इच्छुक 38 लोगों ने अपने प्लाज्मा सैंपलों की जांच करवाई। इसमें से जिन लोगों के सैंपल पास होंगे उनके द्वारा कल शुक्रवार 14 मई को आयोजित शिविर में प्लाज्मा दान किया जाएगा। किसी प्लाज्मा दान शिविर के लिए एक साथ 38 लोगों द्वारा स्वयं स्फूर्त रूप से आगे आकर प्लाज्मा दान हेतु तैयारी दर्शाना इस आयोजन की उपलब्धि व सफलता कहा जा सकता है। इस आयोजन के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की ब्लड बैंक, लाइफलाइन ब्लड बैंक तथा अमरावती रक्तदान समिति द्वारा तमाम आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर्व तथा ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में कल शुक्रवार 14 मई को गौड़ ब्राह्मण सभा, गौड़ ब्राह्मण महिला समिति तथा गौड़ ब्राह्मण नवयुवक मंडल द्वारा वलगांव स्थित संत गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम में अल्पाहार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस हेतु सभी समाज बांधव शुक्रवार की सुबह 7 बजे जवाहर गेट परिसर स्थित नानक राम जी शर्मा के निवास पर एकत्रित होंगे और यहाँ से गाड़गे बाबा वृद्धाश्रम हेतु रवाना होंगे, जहाँ पर वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्धजनों को अल्पाहार वितरित किया जाएगा। तदोपरांत गणेश कॉलोनी स्थित ब्रह्मगढ़ मंदिर में भगवान श्री परशुराम जी की आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समय लॉकडाउन एवं कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से हर कोई अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने और कुछ नया सीखने में समय व्यतीत किया है। वहीं कुछ लोगों ने इस दौरान अपनों को खो दिया है और कई लोगों के बेहद नजदीकी रिश्तेदार इस समय कोविड संक्रमण की चपेट में है। ऐसे में कुल मिलाकर इस समय को मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद विपरीत समय कहा जा सकता है। अतः सभी लोगों को सकारात्मक सोच के साथ तंदुरुस्त व खुश रहना बेहद जरूरी है। इस बात के मद्देनजर ब्लिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर 15 व 16 मई को जरा नच के दिखा शीर्षक तले ऑनलाइन परिवार नृत्य स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। अपनी तरह के अनूठे इस इवेंट में सभी के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें ढेरों आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस स्पर्धा में शामिल होने हेतु अपने परिवार के साथ नृत्य का वीडियो और 2 फैमिली फोटो ब्लिस इवेंट कंपनी के संचालकों के व्हाट्सएप पर भेजना होगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि नृत्य का वीडियो 5 मिनट से अधिक का न हो। वो एक रविश को बोलना, न्यूज़ में एक फ़ोन नंबर का चार्ट डाला है मैंने, वो चार्ट इसमें चला देना। जिला सामान्य अस्पताल में विगत अप्रैल माह के दौरान सारी नामक बीमारी से संक्रमित 745 मरीज भर्ती किए गए, जिसमें से 73 मरीजों की सारी से तथा 9 मरीजों की सारी के साथ ही कोविड पॉजिटिव आने के चलते मौत हुई। इस आशय की जानकारी जिला सामान्य अस्पताल के सूत्रों द्वारा दी गई है। जिले में लगातार 9वें दिन रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 1000 से अधिक रही और गुरुवार को 1188 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 79,736 पर जा पहुंची है। वहीं गुरुवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 24 संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1195 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिले के मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1355 पर पहुंच चुका है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 5 व ग्रामीण क्षेत्र के 19 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 903 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 67,430 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,111 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 3,054 व ग्रामीण क्षेत्र के 8,057 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस वक्त 2,422 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 2,347 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6,342 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
अमरावती जिले में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए जिलाधीश शैलेश नवाल ने सख्त कदम उठाते हुए आगामी 15 मई की रात 12 बजे तक अमरावती जिले में कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। इस लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किराना व सब्जी बिक्री की दुकानें भी बंद रखी गई हैं। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों को भी केवल अंतर्गत कामों के लिए ही खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं और शहर में लोगों की अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए केवल अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को ही पेट्रोल व डीजल देने के निर्देश हर एक पेट्रोल पंप को दिए गए हैं। इतने सख्त कदम उठाने के बाद भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। सबसे खास बात यह रही कि मई माह की शुरुआत से यानी 1 मई से बुधवार 12 मई तक जिले में 11,994 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें कड़ा लॉकडाउन घोषित होने के बाद अगले 4 दिनों में यानी 9 मई से 12 मई के दौरान 4,299 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोविड महामारी का दौर जारी रहने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से महंगाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लाएगी। इसे लेकर राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताते हुए एक अनूठा आंदोलन किया गया, जिसके तहत अमरावती शहर सहित जिले में गैस सिलेंडर, डीजल व पेट्रोल की महंगाई के विरोध में गैस सिलेंडर पर प्रतीकात्मक माला जताकर निषेध जताया गया। कोण म्हणतात मोदी सरकारने विकास केला नाही? विकास झाला ना, जीडीपीचे दर वाढवला ना, गॅस, डिझेल, पेट्रोलचा जबरदस्त विकास केला। जेव्हा आघाडीचे सरकार 40 रुपये पेट्रोल व 350 रुपये गॅस सिलेंडर देऊन जनतेची लूट करीत होते, परंतु आपण तर 950 रुपये सिलेंडर आणि 100 रुपये पेट्रोल दर करून जनतेची लूट थांबवलेली आहे। खरोखर मोदी सरकार आपले तर मनपूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे। इस समय कोविड संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर संचारबंदी को बेहद सख्त किया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग बाग बिना वजह शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ मनपा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करना शुरू किया गया है। गुरुवार को शहर में बेवजह घूमने वाले 110 नागरिकों को पकड़कर उनकी RT-PCR टेस्ट की गई। साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों से 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अमरावती शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गर्मी के दिनों में लोगों के घरों सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सांप निकलते हैं। इसमें से ज्यादातर सांप कोबरा, वाइपर और सेकरी कीट प्रजाति के होते हैं। बीते 4 माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रहार सर्पमित्र संगठन के सर्पमित्रों ने विभिन्न प्रजातियों के करीब 2500 सांपों को जीवन दान दिया है। इन सभी सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने का काम प्रहार सर्पमित्र संगठन की ओर से किया जा रहा है। वर्धा जिले के आरवी तहसील कार्यालय में तड़के 2 से 2:30 बजे के बीच अचानक लगी आग में ट्रेजरी कार्यालय, दोयम निबंधक कार्यालय तथा नायब तहसील कार्यालय सहित रिकॉर्ड रूम जलकर खाक हो गए। इस दौरान संजय गांधी निराधार योजना का कुछ रिकॉर्ड बचाने में सफलता हाथ लगी है। रात 3 बजे के आसपास पुलिस थाने में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले राहुल देशमुख को ट्रेजरी कार्यालय से धुएं की लपटें उठती दिखाई दी और जब उन्होंने वहां जाकर देखा तब उन्हें वहां आग लगने की बात समझ में आई। पश्चात उन्होंने पुलिस ड्यूटी पर रहने वाले अन्य कर्मचारियों को जानकारी दी और तत्काल अधिकारियों को फोन किया। इसके बाद घटनास्थल पर नगर पालिका के अग्निशमन दस्ते ने पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया, किंतु आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि तुरंत नियंत्रण में नहीं आई। पश्चात आष्टी व पुलगांव से अग्निशमन यंत्रणा को बुलाया गया और करीब 2 से 2.5 घंटे बाद इस आग को बुझाया जा सका। शहर पुलिस आयुक्तालय में ऑन ड्यूटी 24 घंटे कर्तव्य निभाने वाले 268 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कोविड संक्रमण की चपेट में आए, लेकिन कोविड महामारी का सामना करने के बाद ये सभी कोरोना योद्धा एक बार फिर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए हैं। इस दौरान 4 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवाई है। साथ ही कई पुलिस कर्मचारियों के परिवार भी कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं। कोविड मुक्त होने के बाद 264 पुलिस कर्मचारी एक बार फिर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोरोना से 2-2 हाथ कर रहे हैं। तिसवा पुलिस थाना में अब तक दर्ज हुए गंभीर मामलों में शामिल और संयुक्त रूप से अपराध करने के अपराधी अमोल जनार्दन पाटिल, किशोर किशनराव सातपुते, सागर उर्फ सरजा, सुरेश वाघमारे तथा राजेंद्र पांडुरंग बावने को 12 मई से अमरावती जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया है। इन सभी आरोपियों पर मारपीट, हत्या व चाकू से हमले जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।